अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग हेल्थ असेसमेंट का पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 स्टार्ट किया था हमने। उसके दो टॉपिक रहते थे वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अब वैलिडेशन बच्चों होता क्या है? वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं नर्सिंग असेसमेंट के। किस तरह से वैलिडेशन हम लोग को हेल्प करती है कि आइदर हमारा जो डाटा है वो करेक्ट लिखे हमने कि नहीं। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन हमें ये हेल्प आउट करवाती है कि ये जो हमने डाटा वेरीफाई किया, अब हमने इसको किस तरह से सेव करना है। तो हम इसको राइट करते हैं, अपने पास सेव करते हैं। अब सबसे पहले जो नर्सेज़ की नीड होती है वो यही नीड होती है कि वो उसने जो ये स्टेप होते हैं असेसमेंट को किस तरह से परफॉर्म करना होता है। ठीक है, एक्यूरेटली और थोरली। सब इसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है वो वैलिडेशन ऑफ डाटा होता है। वैलिडेशन ऑफ डाटा का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कंफर्म करते हैं कि पेशेंट ने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताया वो आइदर रिलायबल है, करेक्ट है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद स्टेप ऑफ वैलिडेशन, इसमें हम लोग क्या क्या कैसे वैलिडेट करते हैं। सबसे पहले तो हम डिसाइड क्या करते हैं कि जो हमारा जो डाटा रिक्वायर है, ठीक है, कि वो वैलिडेट है कि नहीं। उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस डाटा आइडेंटिफाइंग एरियाज़, उन एरियाज़ को मतलब आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ से वो डाटा मिस हो रहा है। इसके अलावा फिर हमारा अगर वैलिडेट डाटा में अगर फेलियर है, अगर हम अच्छे से वैलिडेट नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो असेसमेंट होगी वो अच्छे से नहीं होगी और हम इनएक्यूरेट डाटा को कलेक्ट करेंगे। सेकंड, हमारा जो हमें फेलियर फेस आएगा वो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी जजमेंट होगी वो भी एक्यूरेट नहीं होगी क्योंकि हमारा जो डाटा होता है वो रिलायबल नहीं होगा। इसके अलावा हमें जिसकी वजह से क्या होगा, डायग्नोस्टिक एरर होगा, यानी कि हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोस नहीं बना पाएंगे। जब डायग्नोस नहीं बनेगा तो प्रॉपर तरीके से पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। अब चूँकि डायग्नोस हमारे नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। असेसमेंट के बाद जब डायग्नोस बनाते हैं उसी की बेस पे हम अपना प्लान बनाते हैं, इंटरवेंशन करते हैं और एवेल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैलिडेट ऑफ डाटा। किस तरह से हम लोग वैलिडेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए सबसे क्रूशल स्टेप होता है नर्सिंग स्टेप का, क्योंकि ये असेसमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन, किन कंडीशन के अंदर हमें वैलिडेट डाटा चाहिए होता है। सबसे पहले तो हमारे पास अगर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर कोई गैप है, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट हमें वो बताता है कि वो बहुत खुश था बट ही वाज टर्मिनल कैंसर, तो हमने देखना है कि यहाँ पे क्या मिसिंग है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर देखना है कि जो क्लाइंट होता है उसका एक वन टाइम उसने क्या ऐसा कहा कि दूसरे टाइम उसने अपनी बात ही चेंज कर दी। फर्स्ट कर एक फ़ीमेल क्लाइंट आपके पास आई, उसने कहा कि उसने पहले कोई सर्जरी नहीं करवाई, लेकिन बाद में वो इंटरव्यू में कहती है कि उसका पहले अपेंडिक्स रिमूव हो गई है। तो यहाँ पर भी आपका क्या वैलिडेट डाटा की कंडीशन रिक्वायर्ड है, कैसा कौन सा पॉइंट है जो वो मिस कर रही है। इसके अलावा अगर बात कीजिए एब्डोमिनल इनकंसिस्टेंसी विद अदर फाइंडिंग, हमने उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है, वैलिडेट डाटा करना होता है। फिर मेथड, ठीक है, इसमें मेथड्स ऑफ वैलिडेशन है। इसमें हम बहुत से मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डाटा को रिचेक करते हैं। ठीक है, अपने रिपीट असेसमेंट कर करके। फॉर एग्जांपल फर्स्ट करें, अगर हमने क्लाइंट का टेम्परेचर लिया है, ठीक है, हमने इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर से डिफरेंट थर्मोमीटर से हमने उसको अगेन वेरीफाई करना है। इसके अलावा हमने कुछ एडिशनल क्वेश्चन पूछने हैं ताकि हम अपने डाटा को अच्छे से वेरीफाई कर सकें। आगे हमने बात कीजिए दूसरे हेल्थ कंसर्न, हेल्थ जो केयर प्रोफेशनल तो उनके साथ भी डिस्कस करना है अपना डाटा को वेरीफाई करने के लिए। अगर बात कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स को सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स से हमने वेरीफाई करना होता है ताकि जो कोई भी आपका एरर नहीं रह जाए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपना रिकॉर्ड करते हैं नर्सिंग असेसमेंट को। फर्स्ट नर्स देखिए, अब इसका सबसे पहले एक नर्स को पता होना चाहिए इसका क्या पर्पज़ होता है, क्योंकि अगर देखिए इन्फॉर्मेशन जो होती है, फिर उस पहला पर्पज़ तो ये होता है कि क्या कहते हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको क्या उसका पर्पज़ है उसको अंडरस्टैंड करने का। दूसरा ये होता है कि वो ही डॉक्यूमेंट हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर इसे पता होगा तो फिर ही हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की गाइडलाइन प्रॉपर से यूज़ कर पाएंगे और हम लोग दूसरे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं प्रोवाइड कर सकेंगे। दूसरा इसके नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हम डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म यूज़ करते हैं जो कि हर हेल्थ केयर प्रोफेशनल डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म यूज़ करते हैं। लाइक कुछ में फाइल्स होती हैं, कुछ में वैसे डाटा होता है। तो इस तरह से हम डाटा को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। अब इसका क्या पर्पज़ होता है, सबसे पहले तो पर्पज़ है कि आपके पास एक असेसमेंट का प्रॉपर तरीके से सोर्स होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए कि पेशेंट का क्या कोर्स ऑफ केयर रहा है आपके पास। ठीक है, दूसरा हमारा क्या पर्पज़ होना चाहिए कि हेल्थ केयर टीम मेंबर को ईजिली एसेसिबल हो कि वो पेशेंट किस वजह से आया है। ठीक है, उसको
कोई भी रिपीटेशन वगैरह, कोई भी इस तरह की जो डिले वगैरह उसके प्लान में ना, तो उससे भी प्रिवेंट किया जा सके। दूसरा तीसरा हमारे पास आता है स्क्रीनिंग के लिए हेल्प आउट करवाता है। अगर फोर्थ हमारे पास आता है कि एजुकेशन नीड्स के लिए हमें हमें मतलब ये बताता है कि पेशेंट को किस तरह की एजुकेशन नीड चाहिए होती है। अगर बात की जाए परमानेंट लीगल रिकॉर्ड ऑफ डाटा, वो भी हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन हमें हेल्प आउट करती है। अगर बात की जाए एपिडेमियोलॉजिकल डाटा, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवानी, रिसर्च वगैरह होनी होती है, तो उसके लिए भी डाटा हमें हेल्प आउट करवाता है। अगर कॉम्प्लिकेशन वगैरह कोई लीगल या क्या कहते हैं रीइंबर्समेंट वगैरह होती है, तो इस केस में भी ये जो डाटा होता है ना, हम लोग को ये हेल्प आउट करवाता है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायरिंग डाटा को आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सबसे पहले तो हर इंस्ट्रूमेंट एक यूनिक होता है, जब ही उसके पास डॉक्यूमेंट को असेस करने की बात की जाए तो हर इंस्ट्रूमेंट की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, 2 की एलिमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं इन एवरी डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें नर्सिंग हिस्ट्री होती है और फिजिकल असेसमेंट होती है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा कहा जाता है। मोस्ट डाटा जो होता है वो सब्जेक्टिव डाटा से कलेक्ट होता है और एंड किससे होता है, ऑब्जेक्टिव डाटा से। डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडलाइन क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट आप कर रहे हो वो लीगेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके जो प्रिंट होता है वो नीटली होना चाहिए और नॉन इरेजेबल इंक के साथ, उसमें आपने नॉन इरेजेबल इंक यूज़ करनी है, यानी कि जो रिमूव ना हो सके। इसके अलावा वो आपका जो डॉक्यूमेंट डाटा है ना, उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा नेवर ऑब्लिगेट एरर विद वाइट पेंट, और मतलब जो आपने एरर फर्ज करें, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने उसको रेस कर, ये नहीं करना कि आपने क्या कि टेप वगैरह से रेजर वगैरह से उसको रिमूव कर देना, आपने उसको कट करना। इसकी वजह से क्या होगा, लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो वो होता है वो इमेज ख़राब होता है। फिर आप अपनी ग्रामर और स्पेलिंग को अच्छे से जो यूज़ कर इसको करेक्ट होना चाहिए। वर्ड्स ऑफ ब्लैंक एंड लेबल्स अनलेस दे आर डायरेक्ट कीवर्ड्स। इसके अलावा अगर बात की जाए, हमने वो ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करना है जो बाद में रेजिडेंसी वगैरह क्रिएट करें, यानी कि बाद में कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट करें। आप अपने फेस को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ सेंटेंस टू रिकॉर्ड डाटा। फॉर एग्जांपल, हमने ये कहना है कि पेशेंट के जो लंग साउंड्स होते हैं वो क्लियर होते हैं बहुत इन राइट एंड लेफ्ट, तो हमने इसकी जगह हिस्ट्री में ये लिखना है कि बायलेटरल लंग साउंड क्लियर। फिर उसके बाद हमें रिकॉर्ड डाटा फाइंडिंग हाउ नाउ दे आर ऑब्टेन्ड। अगर बात की जाए एंट्रीज होनी चाहिए वो आपने अच्छे से लिखनी चाहिए विदाउट प्रीमेच्योर जजमेंट, यानी कि जो आपने एंट्री करनी है पहले, सबसे पहले तो आपने प्रॉपर आपको पता होना चाहिए मैंने ये एंट्री करना है। ठीक है, सेकंड आपने ये नहीं करना कि आपको क्लियर ही नहीं है, जो बात आपको क्लियर नहीं है आपने उसको राइट करने से अवॉइड करना है। यहाँ पे सिंपल सा वही है। अगर फ़र्ज़ करिए कि क्लाइंट अब वो अपने रूम में रो रहा है, ठीक है, रिफ्यूज़ टू टॉक, बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है, जब उसका हस्बैंड कर गया, अब क्लाइंट डिप्रेस है, अगर हम ये करें, आपको पता ही नहीं है कि जो क्लाइंट है वो डिप्रेस है, ब्रेस्ट बायोप्सी आप ये इसके रिकॉर्ड में ये लिख दें। ठीक है, और लेकिन अगर चाहे इसकी कंडीशन ये हो कि इसका हस्बैंड जो होता है वो क्या है, वो ठीक नहीं है। अब इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना, इंटरफेरेंस नहीं करनी है उसके डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट के अंदर। रिकॉर्ड क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग है परसेप्शन ऑफ प्रॉब्लम, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग है ट्रीटमेंट के रिलेटिंग है, उसकी डिजीज़ के उसको भी आपने रिकॉर्ड करना है। अवॉइड रिकॉर्डिंग द वर्ड नॉर्मल फॉर नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल फाइंडिंग के लिए ज़रूरी नहीं आपने नॉर्मल फाइंड लिखनी है, उसकी जगह आपने नॉर्मल फाइंडिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके लिए रिकॉर्ड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल फॉर ऑल क्लाइंट्स, जितने भी क्लाइंट्स आपके पास आएंगे आपने हर किसी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रखनी है। डाटा को एनालाइज करना, डाटा एनालाइजिंग ऑफ डाटा सबसे ज़्यादा सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस का। इसमें हम लोग सिंपल सा क्या होता है, डायग्नोस्टिक फेज होता है जिसमें हमें पता लगता है कि हमारा क्या पर्पस है नर्सिंग डायग्नोस को आइडेंटिफाई करने का। अब अगर बात की जाए ये सारा प्रोसेस होता है डाटा एनालिसिस का, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक रीजनिंग। अच्छा, वेलनेस नर्सिंग डायग्नोस में सिंपल सा ये होता है कि पेशेंट ठीक है लेकिन मतलब वो चाहते हैं कि वो मज़ीद अपने आप की इम्प्रूव करे। अब अगर मैं बात की इसमें हमारे पास अगर डायग्नोस की बात की जाए तो 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारा जो कंपोनेंट होता है वो कौन कौन सा होता है, प्रॉब्लम। सेकंड हमारे पास होता है साइंस एंड सिम्टम। थर्ड हमारे पास होता है जो हम किस बेस पे उसको कर रहे हैं। रिस्क नर्सिंग डायग्नोस में ये होता है कि पेशेंट में वो प्रॉब्लम है नहीं लेकिन उसमें ऐसी सिम्टम्स पाई जा रही हैं कि फ्यूचर में वो मसला उसको हो सकता है। इसमें सिंपल सा हम ऐसी सिचुएशन को डायग्नोस करवा सकते हैं कि जो एक्चुअल डायग्नोज जो होता है वो उसको है लेकिन कुछ ऐसी उसमें क्या हो सकती है, सिम्टम्स पाई जा सकती है जिसकी वजह से फ्यूचर में उसको वो भी डिजीज़ हो सकती है। पर इसके लिए एक पेशेंट आपके पास आया, वो मतलब बेड रिडन इतने लंबे अरसे तक तो हो सकता है ना, तो उसके सोर फॉर्मेशन हो सकते हैं, स्किन अल्सर हो सकता है। तो ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोस में आ जाता है रिस्क में।
लास्ट पे हमारे पास आता है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस। एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस में बेसिकली ये वो डायग्नोस होता है जो कि पेशेंट आपके पास आया, उसको डिसीज़ है, उसकी बेस पे जो आप डायग्नोस बनाओगे वो हमारा कौन सा होगा, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोस। हम नैंडा की नर्सिंग डायग्नोस नैंडा की बेस पे बनाते हैं, ठीक है। उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें प्रॉब्लम, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और आपकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी बेस पे आपने इसको क्लासीफाई किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक था आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन, यहाँ तक था आपका चैप्टर 2 कंप्लीट।